हेलो क्लास 7। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 सिविक्स के चैप्टर 2 को। और हमारे चैप्टर का नाम है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। मतलब स्वास्थ्य संबंधी जो विषय है, इसमें सरकार की क्या भूमिका है, सरकार किस प्रकार से इसमें अपना रोल प्ले करती है, इसको हम समझने वाले हैं कि सरकार का क्या रोल है इसमें। हम लोग देखते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पर हम लोग खुद अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, फैमिली लेवल पर हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे हेल्थ का ध्यान रखते हैं। अब थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंक्शन करती है, हेल्थ को की रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं उनको बनाती है ताकि जो सिटीजन्स हैं उनका हेल्थ अच्छा रहे। ग्लोबल लेवल पर हम लोग देखते हैं कि WHO है वो भी हेल्थ संबंधी पॉलिसी बनाती है और लोगों के हेल्थ को इम्प्रूव करने का प्रयास कर रही है। तो हेल्थ कितना सेंसिटिव इशू है आप समझ सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यही सेकंड चैप्टर, क्योंकि NCERT बुक में या ओवरऑल आपके सिलेबस में क्लास 10 तक हेल्थ से रिलेटेड इतना डिटेल जानकारी आपको किसी और क्लास में नहीं मिलने वाला है। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वो 3 काम जरूर से कर लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब का। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस चैनल को, क्योंकि हम लोग काफ़ी अच्छे ढंग से इसमें समझने वाले हैं। अब क्या कह रहा है कि डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो उनका कुछ एक्सपेक्टेशन होता है। एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद होता है किससे, सरकार से, कि सरकार उनके वेलफेयर से रिलेटेड काम को पूरा करे। अब वेलफेयर क्या होता है? वेलफेयर माने लोगों के भलाई से जुड़ा हुआ विषय। अब लोगों से भलाई से जुड़ा हुआ विषय क्या क्या है? तो एजुकेशन है, हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग है, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स है, इलेक्ट्रिसिटी है। ये सारे चीज़ तो लोगों के सुविधाओं से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो लोगों का ये उम्मीद होता है कि सरकार इन विषयों पर काम करेगी और इन विषयों पर काम करेगी ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। अब इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, मीनिंग एंड प्रॉब्लम जो हेल्थ से रिलेटेड है। वो मीनिंग और प्रॉब्लम जो हेल्थ से संबंधित है उसको हम लोग इसमें एक्सप्लोर करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो जब हम लोग समझते हैं उससे पहले हम लोगों को कुछ इमेजेस दिया गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार से महिला जो है वाटर कैरी कर रही है। इस बच्चे को देखकर आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए किस प्रकार से अनहाइजीनिक वे यूज किया जा रहा है सेविंग करने को लेकर के। यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से थोड़ा सा इन्वायरमेंट जो है, लोकेलिटी जो है थोड़ा गंदा है। तो ये आप देख रहे हैं ये सब हेल्थ से रिलेटेड इमेज है, इसलिए आपको दिखाया गया, यूँ ही नहीं दिखाया गया। यहाँ पर देखिए किस प्रकार पानी में लेने के लिए लोग लगे हुए हैं। थोड़ा सा यहाँ का भी लोकेलिटी साफ़ सुथरा नहीं है। ये हॉस्पिटल है, थोड़ा ठीक ठाक ढंग का लग रहा है। बच्चे को देखिए, आप देख रहे हैं ये अंडर नूरिश्ड है। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये सारे जो पिक्चर्स हैं, डायग्राम है, इमेज है, ये हेल्थ से रिलेटेड है। अब इसका कोई ना कोई मकसद है, उसको हम लोग अभी समझेंगे। कह रहा है कि जब हम लोग रोल ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं क्या चीज़ में, हेल्थ में, तो सबसे पहले हमको हेल्थ जानना जरूरी है कि हेल्थ एक्चुअली में होता क्या है। तो अब तक हेल्थ के बारे में आप क्या पढ़ के आए हैं कि हेल्थ मतलब क्या है? हमारा क्षमता टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज। मतलब बीमारी से या कोई भी चोट वगैरह ये सबसे अपने आप को दूर रखना ही हम लोग हेल्थ समझ के रखते हैं। तो हेल्थ इतना सीमित नहीं है। हेल्थ का डेफिनेशन, हेल्थ का एक्सप्लेनेशन इतना छोटा सा नहीं है। हेल्थ में इससे ज़्यादा एस्पेक्ट्स जुड़े हुए हैं और वो क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं इनको हम लोग इसमें समझेंगे। कह रहा है अपार्ट फ्रॉम डिजीज, बीमारी के अलावा, वी नीड टू थिंक ओवर अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ। माने बीमारी के अलावा हम लोगों को उन तत्वों को, उन फैक्टर्स को भी देखना चाहिए जो हमारे हेल्थ को प्रभावित करता है। तो भाई वो फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो हम लोग उनको देखते हैं। तो पहला कह रहा है गेटिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो पहला ये है कि आपको साफ़ पानी मिले, पोर्टेबल वाटर मिले, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिले, क्योंकि ये सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे हेल्थ को प्रभावित करता है। तो ये भी फैक्टर हो गया। आप हाइजीन्स को देखते हैं ना, हाइजीन, सैनिटेशन, क्लीन होना चाहिए, ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं। हमारा सराउंडिंग्स क्लीन होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हेल्थ को प्रभावित करता है। उसके अलावा क्या कह रहा है कि आप डल, इनएक्टिव, एनएक्सियस, स्केर्ड हैं। अगर आप डरे हुए हैं, आप परेशान हैं, आप इरिटेटेड हैं, तो क्या ये हेल्थ का तो निशानी नहीं है, ये स्वस्थ होने का निशानी नहीं है। स्वस्थ हैं तो आप एकदम कूल रहेंगे, बिंदास। लेकिन अगर आप कूल बिंदास नहीं हैं, दैट मीन्स कि आप हेल्दी नहीं हैं। तो हेल्थ में इन एलिमेंट्स को भी शामिल किया गया है। वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन, मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए। ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ्स आर ए पार्ट ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ में ये सारे एलिमेंट मिलते हैं, तब जाकर के हम कहते हैं कि हमारा हेल्थ सही है। बात समझ रहे हैं? स्वास्थ्य में, सेहत में ये सारे तत्व जुड़ते हैं। केवल बीमारी से दूर रहना नहीं, केवल इंजरी से दूर रहना नहीं, उसके अलावा आपको साफ़ पानी मिले, साफ़ पर्यावरण हो, भोजन अच्छा मिले, बैलेंस डाइट मिले, मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ये सारे पार्ट एंड पार्सल हैं हेल्थ के। अब हम लोग हेल्थ तो देख लिए, हेल्थ केयर देखेंगे कि स्वास्थ्य का रख रखाव किस प्रकार से हो रहा है, इस व्यवस्था को किस प्रकार से संचालित किया जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं इंडिया में क्या कंडीशन है। तो हम लोगों को कह रहा है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट। अब ये देखिए फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। अब इन दोनों के बीच में हम लोगों को तुलना दिखा रहा है कि क्या क्या अंतर आपको देखने को मिलता है। तो देखिए पहली बात क्या कह रहा है कि इंडिया हैज़ अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में
मीन्स बहुत ज़्यादा कॉलेजेज जिन जिन देशों में है उनमें से इंडिया है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेज है, एंड इज अमॉन्ग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स, और सबसे ज़्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहा है दुनिया में। अप्रॉक्सीमेटली लगभग 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर, हर साल 30,000 नए डॉक्टर बन करके भारत से निकल रहे हैं, पढ़ करके निकल रहे हैं। अब देखिए इसका आयरनी क्या है, विरोधाभास क्या है। अब देख रहे हैं यहाँ पर हॉस्पिटल आपके पास बहुत ज़्यादा है, आपके पास डॉक्टर हर साल इतने 30,000 के करीब डॉक्टर निकल रहे हैं, नए डॉक्टर निकल रहे हैं, तो कंडीशन तो अच्छा होना चाहिए। तो कह रहा है यहाँ पर विरोधाभास क्या है कि मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरिया, जो डॉक्टर 30,000 आप देख रहे हैं निकल रहे हैं, ये ज़्यादातर शहरी क्षेत्र में ही रह जा रहे हैं। कह रहा है पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच ए डॉक्टर। अब ग्रामीण क्षेत्र में जो दूर क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको काफ़ी लंबी यात्रा करके आना पड़ता है डॉक्टर से मिलने को जब उनको ज़रूरत होता है। कह रहा है द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन द रूरल एरियाज। गाँव में प्रति व्यक्ति पर जितना डॉक्टर होना चाहिए उसका आंकड़ा काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। तो ये देख रहे हैं विरोधाभास है, एक तरफ आप 30,000 नए नए डॉक्टर बना रहे हैं और इधर ग्रामीण क्षेत्र इतने हैं वहाँ पर डॉक्टर की कमी है। आबादी जितनी आबादी पर जितना डॉक्टर होना चाहिए वो संख्या भी काफ़ी कम है ना। आप देख रहे हैं कि आपके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेज हैं जो खुल भी रहे हैं दिन पर दिन, लेकिन स्थिति ये है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रो सब्सटेंशियली। मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है, जो भी सुविधा है, हेल्थ केयर फैसिलिटी क्या हो सकता है, हॉस्पिटल, नर्सिंग स्टाफ्स हैं, मेडिसिन है, टेक्नोलॉजी है, ये सारा चीज़ दिन गुना रात चौगुना के रफ्तार से बढ़ रहा है। कह रहा है 1950 में 2,717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल से 2,717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, लेकिन 1991 आते ही ये संख्या आप देखिए 5 टाइम्स बढ़ जा रहा है, 11,174 हॉस्पिटल हो जा रहा है। यही नहीं, 2017 में जब आप आते हैं तो ये संख्या और बढ़ करके डबल हो जा रहा है, 23,583 हो जा रहा है। मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटी कितना ज़बरदस्त ढंग से बढ़ रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का संख्या कितना व्यापक रूप से बढ़ रहा है। लेकिन इसका विरोधाभास देखिए कि क्या विरोधाभास है। इतना कुछ होने के बावजूद कह रहा है अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर। हर साल 5 लाख लोग टीबी की बीमारी से मर रहे हैं। अब टीबी किस बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम क्या है, आप उसका नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में। कह रहा है दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज्ड सिंस इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद से ये संख्या कभी बदला ही नहीं है। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर। हर साल मलेरिया का कितना केस आप देख रहे हैं, 2 मिलियन केस देख रहे हैं जो रिपोर्ट किया जाता है, और यह नंबर घटने का नाम नहीं ले रहा है। तो आपके पास हॉस्पिटल इतना है लेकिन मरीज भी तो उतना ही बढ़ रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ रहा है। हॉस्पिटल अब थाउजेंड्स में बढ़ा रहे हैं, डबल कर रहे हैं, और बीमारी यहाँ पर ट्रिपल हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, 10 टाइम्स हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि इंडिया गेट्स लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्रीज। माने दूसरे दूसरे जो देश हैं वहाँ से मरीज जो है, अब जैसे अफगानिस्तान से आते हैं, भूटान से आते हैं, नेपाल से आते हैं, अमेरिकन भी आते हैं यहाँ पर इलाज कराने, क्योंकि यहाँ पर अच्छा इलाज होता है, सस्ता इलाज होता है। फ्रॉम मेनी कंट्रीज दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द वेस्ट इन द वर्ल्ड। और वही संस्था में आते हैं, उन्हीं हॉस्पिटल्स में आते हैं जो दुनिया वर्ल्ड क्लास आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन इसका भी विरोधाभास देखिए, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। हम लोग साफ़ पानी भी नहीं सबको दे पा रहे हैं, अपने जो जनता है उसको। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज आर वाटर बॉर्न। 21% जितना भी फैलने वाला बीमारी फैल रहा है वो वाटर से हो रहा है, वाटर से हो रहा है। आप समझ रहे हैं, बीमारी को हम लोग 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं डिजीज को। एक हम लोग देखते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, जो हम लोग पढ़े हैं पहले के क्लास में, डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज हम लोग जानते हैं ना कि किसी न किसी न्यूट्रिएंट्स के कमी से हो रहा है। और दूसरा हम लोग पढ़े थे कि कम्युनिकेबल डिजीज, जो फैलता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। तो वही कम्युनिकेबल डिजीज की बात कर रहा है यहाँ पर कि कम्युनिकेबल डिजीज में 21% जो है डिजीज वाटर बॉर्न है, पानी से होता है, जैसे डायरिया, वॉर्म, हेपेटाइटिस, ईटीसी, ये सब बीमारी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है इंडिया है द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड, है ना। तीसरा सबसे बड़ा दवा उत्पादक है भारत दुनिया का। एंड इज ऑल्सो ए लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। और हम लोग मेडिसिन भी बना बना के दूसरे देशों में बेचते हैं, भेजते हैं। लेकिन इसका विरोधाभास क्या है, कह रहा है हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड। लेकिन आधा बच्चा जो है हमारे देश का आधा संख्या जो भोजन अच्छा से नहीं कर पा रहा है, माने बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रहा है उनको, एंड आर अंडर न्यूरिश्ड, और कुपोषित हैं, मतलब उनको सही ढंग से डाइट नहीं मिल पा रहा है। तो ये विरोधाभास इस चार्ट में समझाया गया है कि किस प्रकार से हम लोग मेडिकल फील्ड में इंप्रूवमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा समस्या भी उतना ही ज़बरदस्त तरीके से इंप्रूव कर रहा है। तो ये विरोधाभास को शो करने के लिए ये 2 चार्ट दिया गया है, कंपेयर किया गया है कि आप स्थिति को समझिए। हम लोग डेवलप तो कर रहे हैं इस फील्ड में, लेकिन मतलब चैलेंजेस भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। कह रहा है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ट्रीट इलनेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। अब देखिए ये बीमारी वगैरह को ठीक करने के लिए हम लोग को अप्रोप्रिएट मीन्स एक व्यवस्था तो चाहिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का। व्यवस्था में क्या क्या होना चाहिए, तो कह रहा है हेल्थ सेंटर होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, लेबोरेटरी होना चाहिए टेस्टिंग के लिए, एम्बुलेंस सर्विस होना चाहिए, ब्लड बैंक्स होना चाहिए, ये सब चीज़ होना चाहिए। दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट नीड, जो कि वो सारी सुविधाएँ प्रोवाइड करे जो पेशेंट को चाहिए होता है।
कह रहा है इन ऑर्डर टू रन सच हॉस्पिटल फैसिलिटी वर्कर्स नर्सेस क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स हु कैन एडवाइस डायग्नोज एंड ट्रीट इलनेस। मतलब अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको चाहिए, दो पार्ट हो गया ना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल हो, ब्लड बैंक हो, मेडिसिन का इंडस्ट्रीज वगैरह हो, मेडिसिन का शॉप हो, इक्विपमेंट्स वगैरह हो इलाज करने के लिए, जैसे स्टेथोस्कोप देखते हैं, सिरिंज देखते हैं, ये सारा इक्विपमेंट्स होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ स्टाफ भी तो होना चाहिए, डॉक्टर्स भी होने चाहिए, नर्सिंग स्टाफ भी होना चाहिए, जो नर्स वगैरह है ये सब तो होना चाहिए ना, कंपाउंडर वगैरह ये सब होना चाहिए। कह रहा है दीज फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस, और ये सारी सुविधाओं की ज़रूरत है ताकि हमारा ध्यान रखा जा सके, मरीजों का ध्यान रखा जा सके। कह रहा है इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स क्लिनिक एंड हॉस्पिटल। भारत में इन सब चीज़ का कमी नहीं है, डॉक्टर का भी संख्या व्यापक है, क्लिनिक भी बहुत सारी संख्या में है, हॉस्पिटल भी बहुत सारे संख्या में है। कह रहा है कंट्री ऑल्सो हैज़ ए कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। और हमारे देश में जो व्यवस्थापक हैं, जो मैंने नेता बेता हैं, इनको अनुभव भी है कि किस प्रकार से सरकारी स्वास्थ्य सुविधा चलाया जाए। सरकारी हॉस्पिटल जैसे सदर अस्पताल आप देखते होंगे, दिल्ली में एम्स देख रहे हैं, तो इन सरकारी अस्पताल को चलाने में इनको दक्षता है, एक्सपीरियंस है, क्योंकि चला रहे हैं बहुत दिनों से। दिस इज ए सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स इन रन बाय द गवर्नमेंट। अब ये जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है ये सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, स्वाभाविक है। आगे क्या हम लोग देखते हैं, वी विल गो इनटू मोर डिटेल ऑफ द लेटर। मोर एवर देयर हैज बीन अ फिनोमिनल एडवांसमेंट इन द मेडिकल साइंस वेयर बाई मेनी न्यू टेक्नोलॉजी। अब कह रहा है ना, इन दिनों आप देखिएगा कि ज़बरदस्त का इजाफा हुआ है टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में, हमारे देश में, मेडिकल के सेक्टर में अब टेक्नोलॉजी में हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है, आप मोबाइल फ़ोन से भी डॉक्टर को कॉल कर रहे हैं, उनसे कंसल्ट कर ले रहे हैं, रिपोर्ट यहाँ से कहीं से भी मंगा लिया जा रहा है। तो ये सब इम्प्रूवमेंट तो आया ही है। ट्रीटमेंट में भी आप देख रहे हैं कंप्यूटर वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। कह रहा है हाउ एवर द सेकेंड कॉलम पॉइंट्स आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री। तो ये पहला जो पैराग्राफ हम लोग पढ़े हैं, इसमें वो फर्स्ट कॉलम हम लोग देखे थे, उस फर्स्ट कॉलम को दर्शाया गया कि किस प्रकार से हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो राइट साइड वाला कॉलम था हमारा, उस कॉलम में बताया गया है कि क्या क्या चुनौतियां हैं हमारे पास। देख रहे हैं ना, ये जो कॉलम है, यहाँ वाला जो कॉलम है, ये चुनौती बता रहा है और ये हमारे इम्प्रूवमेंट को बता रहा है। तो अब हम लोग इस चुनौती वाला, दूसरे पैराग्राफ में हम लोग इस चुनौती वाले जो कॉलम है उसको हम समझेंगे। कह रहा है सेकंड कॉलम जो है वो हमको बता रहा है कि हाउ द पुअर हेल्थ सिचुएशन इन कंट्री में जो स्वास्थ्य संबंधी स्थिति है काफ़ी दयनीय है। कह रहा है विथ ऑल एबव पॉजिटिव डेवलपमेंट तो हुआ है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी हम लोगों को नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ये पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स मतलब एक पहेली है हमारे सामने, एक चुनौती है हमारे सामने, समथिंग दैट इज कंट्रारी टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट। जो होना चाहिए उसके ठीक विपरीत हो रहा है। हम ना बात समझ रहे हैं। ओनली द मनी नॉलेज एंड पीपल विथ एक्सपीरियंस बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। अब देखिए, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं इसमें। अब यहाँ पर एक कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन दो दोस्त के बीच में है, अमन और रंजन के बीच में है। और अमन और रंजन में से एक दोस्त क्या होता है, जो गरीब होता है, एक दोस्त अमीर होता है। जो अमीर दोस्त होता है वो प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी को प्रेफर करता है, वहाँ जाता है क्योंकि उसके पास पैसा है देने को। और जो गरीब दोस्त होता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी को प्रेफर करता है। अब इन दोनों में आपको डिफरेंसेस दिखाएगा कि किस प्रकार से प्राइवेट हेल्थ केयर और गवर्नमेंट हेल्थ केयर में डिफरेंस है। तो इसको हम लोग समझेंगे। इसे स्टोरी पे फोकस नहीं करेंगे, हम लोग इसे थीम को फोकस करेंगे कि क्या कहना चाह रहा है, मैसेजिंग क्या है इसके पीछे। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे दो मुद्दा निकल रहा है, एक पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ सर्विस हो गया और प्राइवेट हेल्थ सर्विस हो गया। हम इन दोनों को समझने का इसमें प्रयास करेंगे। कह रहा है पब्लिक हेल्थ सर्विस के बारे में कि पब्लिक हेल्थ सर्विस जो है एक चेन ऑफ हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है। दे आर लिंक टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ। माने अब इस प्रकार से इस सरकारी व्यवस्था को रखा गया है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र को कवर कर सके और सबको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने का प्रयास किया गया है, ग्रामीण और शहरी। क्योंकि सरकारी जो भी सुविधा है उसमें पैसा कमाना मोटो नहीं है, लेकिन प्राइवेट वाले में हर मोटो क्या है, ओनली मोटो है पैसा कमाना। कह रहा है विलेज लेवल पर आप क्या देखेंगे कि देर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर इज यूजुअली ए नर्स एंड ए विलेज हेल्थ वर्कर। मतलब जो ग्रामीण स्तर पर, गांव के स्तर पर जो हॉस्पिटल होंगे या हेल्थ केयर फैसिलिटी होगा सरकारी में, उसमें आप देखिएगा कि एक जनरली एक नर्स होता है और एक विलेज हेल्थ वर्कर होता है। दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद द कॉमन इलनेस। अब सामान्य जो बीमारी है, सर्दी खांसी बुखार जुकाम है ना, इन सब को ट्रीट करने का इनको सिखाया जाता है। थोड़ा बहुत इंजेक्शन लगाना, ये सब का ट्रेनिंग इनको मिला हुआ होता है। दे वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट द PHC। मतलब अब ये जो नर्स देख रहे हैं और एक हेल्थ केयर वर्कर जो देख रहे हैं, ये दोनों वर्क करते हैं किसके अंदर में, तो एक डॉक्टर के अंदर में। ये डॉक्टर कहाँ मिलेगा आपको, PHC में रहता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में रहता है। सच ए सेंटर कवर्स मेनी विलेजेज। और ये जो PHC है 2, 3, 4, 5 गाँव को कवर करता है, पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। वहीं आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखेंगे तो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है जो सुपरवाइज करता है ऑल द हेल्थ सेंटर्स। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जितना भी हेल्थ सेंटर है सबको ये सुपरवाइज करता है,
करता है। कौन सुपरवाइज करता है? तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुपरवाइज करता है। कह रहा है लार्ज सिटीज है मेनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब शहर बहुत बड़ा है तो वहाँ पर 2-4 हॉस्पिटल भी आपको देखने को मिल सकता है, 10 भी देखने को मिल सकता है। डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन कि कितनी आबादी है उस शहर की, कितना बड़ा शहर है, कितना बड़ा क्षेत्र है ना। तो कह रहा है दैट वन सच एज द वन वेयर अमन। अब अमन के बारे में जो दोस्त के बारे में हम लोग बात किए हैं, 2 दोस्त के बारे में, उसमें से जो गरीब दोस्त है इसी तरह से शहर में जाता है एक सरकारी अस्पताल में, क्योंकि वो उसके पास पैसे नहीं है, सरकारी सुविधा पर निर्भर है। कह रहा है दी हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक। हेल्थ सर्विस को पब्लिक कहा जाता है बहुत सारे कारणों से। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन, ताकि सारे सिटीजन को हेल्थ केयर सुविधा प्रोवाइड किया जा सके। यह गवर्नमेंट की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करना है सरकारी अस्पताल और health care centers. Also the resources need to run these services are obtained from the money that we the public pay to the government. अब कह रहा है पैसे तो चाहिए, इन सुविधाओं को चलाने के लिए सरकार को पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आएगा? तो पैसा जो है कॉमन पीपल जो है, सिटीजन जो है, वो टैक्स के रूप में देती है सरकार को, और सरकार उन्हीं पैसों को खर्च करती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज दैट इट मीन टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज आइदर फ्री और एट लो कॉस्ट सो दैट पुअर कैन अवेल द फैसिलिटी। मतलब कह रहा है हेल्थ सरकारी जो स्वास्थ्य सुविधा है, इसका सबसे महत्वपूर्ण खासियत यह है कि यह लोगों को या तो फ्री सुविधा देगा, नहीं तो बहुत ही निम्न दर पर, बहुत ही कम कीमत पर प्रोवाइड करेगा, ताकि गरीब से गरीब भी उससे लाभान्वित हो। जैसे कोरोना का वैक्सीनेशन आप देखे होंगे, कोरोना के वैक्सीनेशन को सरकार चलाया था, फ्री में दिया था लोगों को, क्योंकि नितांत था। अगर इस वैक्सीन का मार्केट रेट लिया जाता तो काफ़ी महंगा होता, इसलिए ताकि सारे गरीबों को मिल सके, यह सरकार की जिम्मेवारी थी। कह रहा है अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है पब्लिक हेल्थ का, मतलब सरकारी स्वास्थ्य सुविधा का, कि वो जो टीकाकरण वगैरह अभियान आप देखते हैं, टीबी से संबंधित, मलेरिया, जॉन्डिस, ये सब को चलाता है। इवन कि जो कुछ एनिमल्स होते हैं, डॉग बाइट वगैरह, इन सब में भी वो पैसा देता है। यहाँ पर जो चार्ट आप देख रहे हैं, टैक्स, वाई पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टैक्स क्यों दे? तो गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है हम लोग को, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रोड हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इन सब में पैसे की ज़रूरत होती है। और वो पैसा कहाँ से लाएगा? तो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेता है और वही पैसे को इस पर खर्च करता है, और बहुत तरीके से खर्च करता है। पीडीएस सिस्टम भी चलाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पर देखिए ये बता रहा है कि कुछ कुछ बीमारियों में किस प्रकार से सरकार जो है टीकाकरण जैसा अभियान चलाता है, ताकि लोगों को बचाया जा सके। अवेयरनेस कैंपेन भी सरकार चलाती है, मच्छर से कि पानी जमा नहीं करिए, घर के आसपास को साफ़ रखिए, ये सब चीज़ कह रहा है। हमारे संविधान के हिसाब से इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी है गवर्नमेंट का। संविधान के हिसाब से, संविधान में यह मेंशन है कि गवर्नमेंट का यह प्राइमरी ड्यूटी है कि लोगों के वेलफेयर का ध्यान रखे और लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करे। द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, है ना, जीवन का जो अधिकार है लोगों का, सरकार इसको सुनिश्चित करे, है ना, कि सभी लोगों को राइट टू लाइफ का सुविधा मिले। इफ़ ए हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू ए पर्सन, इट मीन्स दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज नॉट बीइंग गिवन। अगर कोई सरकारी अस्पताल अगर इस सुविधा को देने में नाकाम हो जा रहा है तो इसमें सरकार की विफलता है, और सरकार की यह जिम्मेवारी है, सरकार पर जवाबदेही तय होगा कि सरकार को ये पूरा करना है। द कोर्ट ऑल्सो सेड, कोर्ट ने कहा है कि इफ़ इट वाज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशंस, है ना, सरकार, कोर्ट ने कहा है कि सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वो जो सुविधा चला रहा है, सरकारी सुविधा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसमें लोगों को इमीडिएट सर्विस, इमरजेंसी सर्विस, ये सब प्रोवाइड करना सरकार की जवाबदेही है। अगर सरकार विफल हो जाता है ना, सरकार को जरूर पूरा करना है, लेकिन अगर सरकार विफल हो जाता है, देयरफॉर द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हिम द मनी दैट ही हैड स्पेंट ऑन दिस ट्रीटमेंट, हिज ट्रीटमेंट। अगर सरकार विफल हो जाता है तो जो व्यक्ति अगर सरकारी खर्च किया है, अगर वो केस करता है, कंप्लेन करता है, तो उस पैसे को रिटर्न करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट, ये कोर्ट ने कहा था। ठीक है, जब सरकार अपने ड्यूटी से फेल कर जा रही है, लोग को फ्री सुविधा नहीं दे पाई, मरीज को तकलीफ हो गया, तो मरीज कंप्लेन कर दिया तो कोर्ट ने पैसा और रिफंड करवा दिया। ठीक है, तो ये सरकारी सुविधा के बारे में हम लोग पढ़े। अब प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहा है देयर इज ए वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हमारे कंट्री में है। माने आप देखेंगे व्यापक तौर से एक नेटवर्क फैला हुआ है, लेकिन ये सब ज़्यादातर कहाँ प्राइवेट क्लिनिक हैं? अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में आपको कम देखने को मिलेगा। कह रहा है इन रूरल एरियाज़ आप क्या देखते हैं? तो RMPS को देखते हैं, मैंने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो इंजेक्शन वगैरह देते हैं, ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। ये प्राइवेट प्लेयर होते हैं, ये प्राइवेट कंपाउंडर वगैरह हैं जो गांव में आपको सुइया वगैरह दवा देते हैं साधारण से बीमारी में, जो PHC करता है हमारे सरकारी व्यवस्था में।
आगे कह रहा है ज़्यादातर डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर, नामी डॉक्टर आपको शहर में देखने को मिलते हैं। जो स्पेशलाइज डॉक्टर्स होते हैं वो शहर में देखने को मिलेंगे। स्पेशलाइज सर्विस भी जो है आपको, जैसे सर्जरी वगैरह का, ये सब भी आपको शहर में देखने को मिलेगा। कह रहा है देयर आर मेनी लेबोरेटरीज वगैरह हैं, मेडिसिन शॉप्स हैं, एक्सरे वगैरह, अल्ट्रासाउंड वगैरह की सुविधाएँ हैं जो प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा रन किया जा रहा है। तो यही तो प्राइवेट फैसिलिटी है, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी है। कह रहा है जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाई गवर्नमेंट। ये प्राइवेट फैसिलिटी सरकार के द्वारा नहीं ओन किया जा रहा है, सरकार के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, बल्कि ये प्राइवेट लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है ताकि पैसा भी कमाया जा सके। और इसका चार्जेज भी हाई होता है, इसका चार्जेज भी हाई होता है। कह रहा है टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड। हर तरफ आपको अपने देश में मिल जाएगा प्राइवेट में ये फैसिलिटीज़, जैसे कि वेदांता वगैरह, ये सब आप नाम सुनते होंगे। बड़ी बड़ी अस्पतालें हैं जो चल रही हैं हमारे देश में, मेडिकल शॉप्स आपको हर कॉर्नर पर देखने को मिलेगा। कह रहा है हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। हेल्थ केयर क्या है और समानता, हेल्थ केयर और समानता की बात कर रहा है। इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। क्या सभी लोगों को समान रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं हमारे देश में? तो बिल्कुल नहीं। आप देख ही रहे हैं कहाँ मिल पा रहा है। कह रहा है इंडिया में हम लोग वी फेस ए सिचुएशन जहाँ प्राइवेट सर्विसेज बढ़ रहे हैं दिन पर दिन, लेकिन पब्लिक सर्विसेज उस रफ्तार में नहीं बढ़ रहा है। अब नया सरकारी अस्पताल कितना आप खुलता हुआ देख रहे हैं, नहीं खुल रहा है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल हर जगह खुलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। मतलब ये बिजनेस तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या हम लोग उचित मूल्य में हेल्थ केयर सुविधा सारे लोगों को दे पा रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं। मेडिसिन एक्सपेंसिव होता जा रहा है। मेनी पीपल जो हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, है ना, उनको उधार लेना पड़ रहा है और उनका सारा संपत्ति बिक जाता है इलाज कराने में, अगर भयानक बीमारी हो गया, कैंसर जैसा बीमारी हो गया। कह रहा है सम प्राइवेट सर्विसेज इनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस। इवन कि आप देखेंगे कि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स जो हैं वो गलत फिजूल का जांच करवा देते हैं, फिजूल का मेडिसिन दे देते हैं, जिससे लोग का खर्च का बोझ बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी कंप्लेंट्स, दिक्कतें आप देखेंगे कहाँ पर है, प्राइवेट में है। कह रहा है इनफैक्ट barely 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल मेडिसिन दैट दे रिक्वायर एट टाइम ऑफ इलनेस। कह रहा है भारत में अगर 100 लोग रह रहे हैं उसमें से केवल 20 लोग ही ऐसे हैं जो जितना उनको ज़रूरत है उतना हेल्थ केयर फैसिलिटी वो अवेल कर सके, इतना पैसा है उनके पास। बाकी 80% लोग जो है स्कार्सिटी में चल रहे हैं हेल्थ केयर फैसिलिटी के। मतलब इतना महंगा है, इतना कॉस्टली है कि वो नहीं इसका वहन उठा पा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक बॉक्स दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि मेडिकल काउंसिल जो है इंडिया का, वो एक कोड, एक रेगुलेशन बनाया हुआ है जिसको एथिक्स बोलते हैं हम लोग, मोरालिटी, कि जितने भी फिजिशियन हैं उनको चाहिए कि वो जेनेरिक मेडिसिन का यूज करें। मीन्स अगर आप पेशेंट आपके पास आ रहा है तो आप ब्रांडेड मेडिसिन ना चलाइए, जेनेरिक मेडिसिन चलाइए। अब आपके दिमाग में आएगा जेनेरिक मेडिसिन क्या होता है, तो बेसिक जानने के लिए आपको डिटेल करने के लिए गूगल करना होगा, या आप कमेंट बॉक्स में करिए, हम एक वीडियो बनाएंगे उस पर। लेकिन जेनेरिक क्या हो गया कि जेनेरिक वो मेडिसिन है जो कंपोजिशन सेम होता है। मान लीजिए ना, आप सर दर्द का ही एक दवा लेते हैं, सैरिडॉन, पैरासीटामोल, मान लीजिए पैरासीटामोल का कोई नामी मेडिसिन आप लेते हैं, ठीक है, और पैरासीटामोल का एक जेनेरिक मेडिसिन होगा, तो जेनेरिक मेडिसिन का दाम अगर 2 रुपया होगा तो इसका दाम अगर आपका होगा 20 रुपया, इतना का अंतर हो जाता है। ठीक है, और जेनेरिक मेडिसिन और ये जो ब्रांडेड मेडिसिन है, दोनों का कंपोजिशन सेम है, माइनर अंतर किया जा रहा है। फिर आप सोचिएगा कि जेनेरिक क्यों आ गया, वो क्यों आ गया, तो ये एक्सपेरिमेंट वगैरह में जो खर्च करता है, इसको निकालने के लिए 15-20 साल का समय दिया जाता है सरकार के द्वारा दवा कंपनियों को, ताकि वो अपना मुनाफा निकाल सके, क्योंकि एक एक दवा बनाने में काफ़ी लंबा रिसर्च करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए सरकार जो है कुछ दिनों तक उस दवा को का बेचने का अधिकार जो है उसी कंपनी को देती है। बाद में वो कंपनी इसको ओपन कर देती है मार्केट में, फार्मूला को, दवा का जो फार्मूला है, और फिर कोई भी बना सकता है, वो जेनेरिक हो गया। ठीक है, तो कोड में क्या कह रहा है कि जो बेसिक चीज़ है उनका दवा आप यही चलाइए। अब देखिए सरकार जो भी एक सुविधा चलाती है, जन औषधि केंद्र, जहाँ पर आपको जेनेरिक मेडिसिन मिलता है। आप यहाँ से जेनेरिक मेडिसिन ले सकते हैं कोई भी चीज़ का, और आप अंतर पाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, खरीदिएगा, मल्टीविटामिन का टैबलेट काफ़ी सस्ता होगा, मार्केट में वही जाइए आपको काफ़ी महंगा होगा। तो ये सारे चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, कर है थिंक एज बीइंग पुअर। इफ इट वाज रिपोर्टेड इन ए स्टडी दैट 40% ऑफ पीपल हु आर एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल फॉर सम इलनेस और इंजरी हैव टू बोरो मनी। मतलब कह रहा है 40% लोग जो हॉस्पिटल में कुछ गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, उनको अपना संपत्ति वगैरह बेचना पड़ जा रहा है, इतना महंगा है इलाज। तो आप समझ रहे हैं, इलाज के कंडीशन को बता रहा है। कह रहा है समटाइम्स इट इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। अब देखिए, मेडिकल ट्रीटमेंट सही समय पर न मिल रहा है, इसके पीछे केवल पैसा ही कारण नहीं है, पैसा एक महत्वपूर्ण कारण है, उसके अलावा भी लोग का सोच भी है। जैसे महिलाओं को लोकल सोच निराशावादी है कि अगर महिलाओं को कुछ हो रहा है तो लोग थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, तब तक बीमारी ज़्यादा गंभीर स्थिति में आ जाता है। तो ये भी एक कारण है लोगों का, है ना। फिर कुछ रिलीजियस रीजन भी है। बहुत सारे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, रिलीजन को आड़े ले आते हैं और हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, इससे भी बीमारी और गंभीर हो जा रहा है। अब ये हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है
कि गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग को गोल 3 माना गया है, 3rd नंबर का गोल रखा गया है एसडीजी में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। अब एसडीजी क्या है, ये क्या होता है, आपको पता है? अगर नहीं पता है तो कमेंट करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में एसडीजी को समझाने का प्रयास करेंगे। आगे कह रहा है व्हाट कैन बी डन। तो स्थिति तो आप देख लीजिए प्राइवेट सेक्टर में क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है। गवर्नमेंट सेक्टर में स्थिति ख़राब है, इलाज सस्ता है लेकिन स्थिति ख़राब है, व्यवस्था अच्छा नहीं चल रहा है। प्राइवेट में आप देख रहे हैं कि व्यवस्था अच्छा चल रहा है लेकिन कॉस्टली ज़्यादा है। तो किया क्या जा सकता है? तो कह रहा है देयर इज लिटिल डाउट अबाउट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज नॉट गुड। हम लोग देख सकते हैं कि ओवरऑल जो हेल्थ कंडीशन है 80% लोगों का सही ढंग से मिल नहीं पा रहा है, इसलिए अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा तो नहीं है। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार का कि सबको इक्वली क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करे, चाहे वो पुअर हो चाहे रिच हो। हाउएवर हेल्थ इज एज मच डिपेंडेंट ऑन बेसिक कम्युनिटीज एंड सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल इट इज ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज, हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन ऑफ आवर पीपल। काम करना जरूरी है ताकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को और इम्प्रूव किया जा सके। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये तो हेल्थ के बारे में हमारे पास है कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सकारात्मक कदम लेने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ पॉलिसीज में बदलाव करने की ज़रूरत है ताकि हेल्थ केयर को और अच्छा बनाया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। तो ये हेल्थ से संबंधित विषय हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 जगहों के बारे में आपको चर्चा मिलेगा। पहला केरला एक्सपीरियंस के बारे में है कि केरला में क्या एक्सपीरियंस है। ये गवर्नमेंट के कार्यशैली को दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से गवर्नमेंट काम कर सकती है, किस प्रकार से इंप्रूवमेंट ला सकती है, चेंजेज ला सकती है, एक्सपेरिमेंट कर सकती है। तो 1996 का घटना है कि केरला का गवर्नमेंट जो है एक मेजर स्टेप लेता है, मेजर परिवर्तन करता है। क्या करता है, 40% जो बजट होता है सरकार का, अगर केरला गवर्नमेंट को 100 रुपया खर्च करना था, स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रहा है, अगर 100 रुपया खर्च करना था तो इस 100 रुपया में से 40 रुपया क्या करता है केरला गवर्नमेंट पंचायत को दे देता है, माने लोकल गवर्नमेंट को दे रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि आपको जिस हिसाब से लगता है आप प्लान करिए, उसको खर्च करिए अपने लेवल पर ताकि सही ढंग से आप कर सके, अपने ज़रूरत के हिसाब से कर सके। ये लोगों को मोर रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए किया गया है। अब क्या क्या जगह पर खर्च करता है, तो वाटर, फूड, वीमेंस के डेवलपमेंट पर, एजुकेशन पर, इन सब पर जो पंचायत है, लोकल गवर्नमेंट है, वो खर्च करना शुरू करता है। कितना पैसा को, 40% को। अब क्या होता है, दिस मीन दैट वाटर सप्लाई स्कीम वेयर चेकड। अब जो वाटर सप्लाई का स्कीम है उसको चेक किया जाने लगा। वर्किंग ऑफ स्कूल को इम्प्रूव किया गया, आंगनवाड़ी को अच्छा किया गया। जो छोटे मोटे प्रॉब्लम है, गांव के स्थानीय प्रॉब्लम है, उनको अच्छे से मैंने सॉल्व किया जाना शुरू कर दिया गया। तो ये सब इंप्रूवमेंट आया। हेल्थ सेंटर वेल भी इंप्रूव हो गए। ऑल दिस हेल्प्ड टू इम्प्रूव द सिचुएशन जो है वहाँ काफ़ी अच्छा हो गया लोकली, हर मोहल्ले में, कॉलोनी में या हर पंचायत का अच्छा होने लगा। सच एज डिस्पाइट दिस एफर्ट, अब इतना अच्छा एफर्ट होने के बावजूद कुछ समस्याएं उभर के आई। क्या क्या समस्या उभर के आया वो देखिए। कह रहा है शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन होने लगा, मेडिसिन का शॉर्टेज होने लगा। इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड हॉस्पिटल में जितना बेड होना चाहिए उसकी कमी होने लगी। नॉट इनफ डॉक्टर्स रिमेंड, है ना, डॉक्टर्स नहीं थे पर्याप्त मात्रा में। दीज नीडेड टू बी एड्रेस्ड, है ना। अब इन सारे समस्याओं को जो एक लोकल लेवल पर नहीं सॉल्व हो सकता था, इनको सॉल्व करने की ज़रूरत महसूस हुई। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो केरला में 1996 में किया गया था। आप इसको पढ़ेंगे, है ना, एग्जाम में पूछ सकता है इससे क्वेश्चन। अब दूसरा कोस्टा रिकन अप्रोच क्या है। कह रहा है कोस्टा रिका जो है कंसीडर किया जाता है हेल्दीएस्ट कंट्री अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में हेल्दीएस्ट कंट्री है। हेल्दीएस्ट मैंने बहुत स्वस्थ है, वहाँ का हेल्थ काफ़ी अच्छा है लोगों का। मेन रीजन क्या कह रहा है कि फाउंड इन कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा संविधान, ऐसा प्रावधान किया गया जिसके कारण ऐसा हो पा रहा है। कह रहा है सेवरल ईयर अगो, मैंने बहुत सारे पहले क्या किया गया, कोस्टा रिका एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है कि वो आर्मी नहीं रखेगा, अपना सैनिक नहीं रखेगा। अब सैनिक नहीं रखेगा तो क्या करेगा, सैनिक नहीं रखेगा तो उसको पैसा बचेगा जो डिफेंस पे वो खर्च कर रहा था, उन पैसों को वो क्या किया, हेल्थ पर, एजुकेशन पर और लोगों के सुख सुविधाओं पर खर्च करना शुरू किया। कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव्स दैट हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और हेल्थ पर जब हम खर्चा करते हैं, अटेंशन देते हैं, तो लोगों में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज एंड एमिनिटीज टू ऑल कोस्टा रिकन्स। और वो जो पैसा बच रहा है जो डिफेंस में न खर्च करके हेल्थ और एजुकेशन में खर्च कर रहा है, लोगों के भलाई में खर्च कर रहा है, इसका इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है कोस्टा रिका में। इट प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना, साफ पानी मिलता है, सैनिटेशन अच्छा हो गया, न्यूट्रिशन अच्छा हो गया, घर का व्यवस्था सबका हो गया। हेल्थ एजुकेशन इज ऑल्सो कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल। क्या किया जा रहा है, हेल्थ नॉलेज ये सब को एलिमेंट्री एजुकेशन में डाल दिया जाता है कि ताकि लोगों को अवेयर भी किया जा सके। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कोस्टा रिका में भी काफ़ी अच्छा स्टेप लिया गया और केरला में भी काफ़ी अच्छा स्टेप लिया गया। आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।